गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आगे देखेंगे किंगडम फंगी के बारे में। ओके, तो फंगस के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा। जब आप अपने घर पे कोई चीज़ हो खाने की, उसे फ्रिज में रखना भूल जाते हो तो दूसरे दिन उस पर क्या हो जाता है, फंगस जमा हो जाती है। ओके, तो ये फंगस को आपने देखा होगा। फिर आपको पता होगा शायद कि जो मशरूम आती है जिसे हम सूप बनाने में भी यूज़ करते हैं और कुछ कुछ रेसिपी में उसे यूज़ किया जाता है, उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होते हैं। ओके, फिर टॉडस्टूल्स होते हैं जिसे भी हम खाने में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सब आपने कॉमन फंगाई के बारे में देखा है। तो ये किंगडम फंगाई में हमें उसकी बेसिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, और फिर उसके जो उसको क्लासीफाई किया है तो उसके अलग अलग जो ग्रुप है उसके बारे में डिटेल में देखना है। तो आज हम देखेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो जो फंगाई होती है वो आपको पता है कि जो रोटन फ्रूट्स होते हैं, फिर कोई भी मॉइस्ट चीज़ होती है, ओके, उस पर सबसे ज़्यादा ग्रो हो जाता है इजीली वो। तो जो फंगाई होती है उसमें भी कुछ फंगाई बहुत यूज़फुल होती है और कुछ हार्मफुल होती है। तो यूज़फुल फंगाई में ईस्ट के बारे में हमने सुना है कि जो पिज़्ज़ा का बेस आता है, फिर जो बेकरी प्रोडक्ट होती है उसमें हम सॉफ्टनेस के लिए ईस्ट को यूज़ करते हैं। तो ये हुए उसके यूज़ के बारे में बात कि जो ये ईस्ट है, वैसे कोई दूसरी भी ऐसे फंगाई है जो बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम नाम की जो फंगाई है वो एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। फिर कुछ जो फंगाई है उससे हम बेवरेजेस, कोल्ड बेवरेजेस में भी यूज़ करते हैं उसका। फिर जो बार्ली वाटर आता है, फिर उसका बार्ली वाटर में से ही जो बियर बनता है, वो सब में भी फंगाई यूज़ होती है। ओके, और कुछ फंगाई ऐसी होती है जो डिसीज़ प्रोड्यूस करती है, ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर, तीनों में वो डिसीज़ भी करते हैं। ओके, तो जो आपको बताओ तो मस्टर्ड सीड्स के जो लीव्स होते हैं उस पर पैरासाइटिक फंगस होती है, तो वो उसके लीव्स को डैमेज करती है। फिर जो व्हीट प्लांट आता है उसके अंदर भी एक वेल नोन डिसीज़ है, वो भी फंगाई के बारे में फंगाई से होता है। वो भी आपने सुना होगा, पक्सिनिया नाम का जो डिसीज़ है, जो वेल नोन डिसीज़ है, जिसके बारे में शायद आपने अगले स्टैंडर्ड में देखा होगा अथवा सुना होगा। ओके, उसके बारे में। तो ये जो फंगाई होती है तो वो हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें भी सेप्रोफाइट्स भी है कुछ फंगाई, कुछ पैरासाइट्स है और कुछ सिम्बायोंट्स है। ओके, तो सेप्रोफाइट्स फंगाई जो होती है वो जो डेड सब्सटेंस होता है उनमें से ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, उसको वो अपने फूड के मतलब न्यूट्रिशंस में यूज़ करती है, जिसे हम बोलेंगे सेप्रोफाइट्स। और कुछ फंगाई ऐसी है जो पैरासाइट्स है, मतलब कि वो जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स है उस पर वो डिपेंडेड रहती है। ओके, और कुछ जो फंगाई है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ यूनियन बना के उसके साथ रहती है। तो ऐसी कौन सी है, तो लाइकन और माइकोरिज़ा। तो लाइकन्स क्या है, तो अलगाई प्लस फंगाई इज इक्वल टू लाइकन्स है। मतलब कि ये जो फंगाई है वो अपनी लाइफ अलगाई के साथ गुजारती है। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करके अपनी लाइफ पास करते हैं। तो ये जो अलगाई है, आपको पता है कि फूग तो अपना फूड अपने आप बना नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, अलगाई के साथ रहेगी। तो अलगाई उसे क्या देगी, अलगाई उसे फूड देगी, और ये जो फंगाई है वो उसे फूड बनाने के लिए वाटर अवेलेबल करेगी। ओके, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो अलगाई के साथ जो फंगाई होती है उसका फॉर्म है लाइकेंस। ओके, और दूसरा माइकोरिज़ा, जिसका हमने चैप्टर 11 में देखा था कि जो हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उस पे ये माइकोरिज़ा अपनी लाइफ पास करती है। तो ये जो माइकोरिज़ा है हमने वहाँ पे देखा था कि ये जो हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो उसे खाने के लिए शुगर देते हैं और माइकोरिज़ा उसको सामने
हेल्प करती है वाटर अवेलेबल करके। ओके, तो ये हुई ये जो फंगाई के न्यूट्रिशंस की बात, उसके फूड की बात हुई। तो कुछ फंगाई सेप्रोफाइट्स होती है, कुछ पैरासाइट्स होती है और कुछ सिम्बायोंट्स होती है। मतलब कि कुछ जो फंगाई होती है वो डेड मटेरियल पे डिपेंडेंट रहती है, कुछ फंगाई है वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहती है, और कुछ है वो ऑल्गाई के साथ एसोसिएशन बना के रहती है, और कुछ फंगाई है वो हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन बना के रहती है। तो फंगाई जो होती है उसकी अब स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। तो ईस्ट के अलावा बाकी सब फंगाई फिलामेंटस होती है, मतलब कि उसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो ये थ्रेड लाइक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम बोलेंगे हाइफे, और ये हाइफे सब मिलके एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं, और ये नेटवर्क को हम बोलेंगे माइसेलियम। ओके, तो अब ये जो हाइफे होते हैं उसमें कुछ हाइफे क्या होते हैं बीच में से, मतलब कि कुछ हाइफे उसके अंदर बीच में सेप्टा होते प्रेजेंट। सेप्टा मतलब कि ऐसे वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, और कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जिसमें बीच में ऐसे कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि वो एक कंटिन्यूअस ट्यूब की जैसी हाइफे होती है। तो ये जो ऐसी कंटिन्यूअस हाइफे होती है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो क्या हुआ, उसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा और वो कंटिन्यूअस ट्यूब के फॉर्म में होगा ये हाइफे। तो इसकी वजह से हम उसे बोलेंगे कोइनोसाइटिक हाइफे। ओके, और उसकी वॉल की बात, तो आप सबको पता है कि फंगाई की वॉल किससे बनी हुई होती है, तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की, जिसे हमने आगे देखा था। ओके, तो अब मेन बात आई रिप्रोडक्शन की, कि फंगाई में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो फंगाई के अंदर रिप्रोडक्शन दोनों तरह से, सेक्सुअली और एसेक्सुअली, दोनों तरह से फंगाई के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअली में वेजिटेटिव मीन्स उसमें 3 है पार्ट, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, तो जो फंगाई है उसकी हाइफे के छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो जाएंगे, और फिर जो फ्रेगमेंट हुए उसमें से एक नई फंगाई मतलब नई फंगाई प्रोड्यूस होगी। ओके, तो इस तरह से उसमें रिप्रोडक्शन होता है। फिर दूसरा है फिशन। तो हमने देखा था कि एक सेल में बीच में ऐसे फिशर फॉरो होती है, और फिर वो फिशर आगे जाके डीप होके फिर इसमें से 2 नए सेल बनते थे। तो इसी तरह से इसमें क्या होगा, बीच में फिशर डेवलप होगी और एक में से 2 फंगाई प्रोड्यूस होगी। ओके, और फिर आएगा बर्डिंग। तो फंगाई के ऊपर ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें से भी फंगाई प्रोड्यूस होगी। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन एक है, फिशन है और तीसरा है बर्डिंग। और एसेक्सुअल में दूसरा स्पोर फॉर्मेशन से भी रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन में कौन कौन सी है, तो कॉनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर से और जूस्पोर से। तब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो आपको पता हो तो फंगाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज होती है, जिसके अंदर ऐसे वेरियस टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से है, तो ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेजिडियोस्पोर्स है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी साइकिल के अंदर 3 मेन फेज है। तो 3 मेन फेज कौन से है, पहला फेज है प्लाज्मोगेमी, दूसरा फेज है कैरियोगेमी और तीसरा फेज है मियोसिस। तो सबसे पहले क्या होगा प्लाज्मोगेमी में, तो जो कंपेटिबल 2 हैप्लोइड्स हाइफे होते वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे से। ओके, और फिर उसमें क्या होगा, तो प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, सबसे पहले दोनों के बीच में, मतलब आइदर वो मोटाइल गैमेट्स हो और नॉन मोटाइल गैमेट्स हो, कोई भी हो, दोनों के बीच में उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे ओनली साइटोप्लाज्म वाला जो पोर्शन है वही यहाँ पे फ्यूज़ होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात नहीं है। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा,
जो दो हैप्लॉइड्स हाइफे होते वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं, और सबसे पहला जो स्टेप्स है प्लाज्मोगेमी वाला, उसमें क्या होगा, दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म्स थे वो फ्यूज़ हो जाएंगे। अब दूसरा फेज आएगा कैरियोगेमी, उसमें क्या होगा, तो उसमें अब न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए। ओके, कैरियोगेमी उनका नाम में, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो दूसरा फेज है कैरियोगेमी, उसमें क्या होगा, ये दोनों का जो न्यूक्लियाई है उसका फ्यूज़न होगा। ओके, और अब और जो फ्यूज़न करेगा उसके बाद वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो अब तीसरा मियोसिस, तो हमने मियोसिस में देखा था चैप्टर 10 में। ओके, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो क्या होगा, मियोसिस होगा और उसमें से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हैप्लॉइड्स जो हाइफे थे उसमें से मियोसिस 1 होके क्या होगा, डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे 2 एंड, और फिर से उसका मियोसिस 2 होके बाद में हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे उसमें से। ओके, तो ये आपको मतलब बहुत ध्यान से समझना है। ओके, अब देखेंगे हम कुछ ऐसे जो हायर फंगाई है, हायर क्लास फंगाई, जैसे कि एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस। तो उसमें क्या होगा, तो ये दोनों में ये जो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी वाला फेज़ है उसके बीच में एक दूसरा फेज़ आएगा, और वो फेज़ है डाइकैरियो फेज़। तो ये जो डाइकैरियो फेज़ है उसमें क्या होगा, डाइकैरियन होगा, मतलब कि एक से ज़्यादा 2 न्यूक्लियस होगा। ओके, तो इसकी वजह से हम इस फेज़ को बोलेंगे डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस। तो ये ओनली एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस में ही देखा जाता है, और ये फेज़ थोड़ा लंबी ड्यूरेशन का होता है। तो फिर जैसे ये फेज़ कंप्लीट होगा तो फिर से वहाँ पे कैरियोगेमी होगा, और फिर मियोसिस कंटिन्यू होगा, और फिर लास्ट में हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बहुत ध्यान से समझना है और उसको पढ़ना है आपको डिटेल में। अब हम आगे बात करेंगे जो उसका फूग को जो क्लासीफाई किया उसके बारे में। तो यहाँ पे बुक में 4 क्लास के बारे में बताया। तो ये क्लासिफिकेशन जो फंगाई का है वो उसके माइसिलियम के मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग किया गया है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और उसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है उसके बेस पर उसे डिवाइड किया गया है। तो वो हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 4 क्लास है यहाँ पे। पहला है फाइकोमाइसेटिस, दूसरा आस्कोमाइसेटिस है, तीसरा बेसिडियोमाइसेटिस है, और चौथा ड्यूटेरोमाइसेटिस है। ओके, तो ये फंगस के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। पहला ये थोड़ा बेसिक वाला पोर्शन है, फिर उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की बात है उसके बारे में देखना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और लास्ट में ये उसके रिप्रोडक्शन के बारे में आपको डिटेल में देखना है। और अगर यहाँ पे कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताना। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।